हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में श्वसन के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन हमारे लिए या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में, वाटर पे, लैंड पे, इवन हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सबके लिए रेस्पिरेशन बहुत ही ज़रूरी है। इस रेस्पिरेशन के थ्रू ही हमारा लाइफ पॉसिबल है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जिस कारण हमारा जीवन जो है वो चलते रहता है और हमारी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़, जो भी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है या फिर हम जो एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी लॉस होता है, तो सब में क्या होता है, ये रेस्पिरेशन ही अपना काम करते रहता है। तो चलिए हम समझते हैं कि इस चैप्टर में रेस्पिरेशन के बारे में क्या क्या बताया गया है। रेस्पिरेशन इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन यानी श्वसन की जो क्रिया है वह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवित रहने के लिए, उन्हें सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, तो इसमें जो भी हम जैसे कि फूड को खाते हैं, भोजन जो भी हम लेते हैं, उस फूड को लेने के बाद ही हमारे बॉडी से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ये हमारी बॉडी जो है, हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जिस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जिसका बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी जो है वो केवल एक सेल से मिलकर बना होता है, उसे कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारा बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हजारों करोड़ों सेल्स, तो हर एक सेल्स में जो हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जो हम सांस लेते हैं, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है और ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक सेल में जाता है। जैसे कि इसमें बताई है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, हमारे सेल में फूड का ब्रेक डाउन होता है और जिससे एनर्जी रिलीज होती है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इसे ही हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आपने जाना कि किस तरह हमारे बॉडी जो है छोटे छोटे हजारों लाखों करोड़ों सेल्स से मिलके बना है और यही सेल्स में जो फूड का ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, इसे ही हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी के सेल्स में ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। या फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। द ऑक्सीजन वी इनहेल इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, यानी सांस लेते हैं, तो सांस लेने के समय हम कौन से गैस को लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का यूज किया जाता है इनहेल करने में। तो इस ऑक्सीजन गैस का यूज जैसे ही हम इनहेल करते हैं, तो उस ऑक्सीजन गैस का यूज हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन गैस क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और उसके बाद क्या होता है, एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। और उसके बाद हमारे बॉडी से एनर्जी रिलीज होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि जैसे ही हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन क्या काम करता है, तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन कर देता है और उसके बाद हमारे बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया कि इफ़ द फूड इज ब्रोकन डाउन विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। कि ये जो बताया, क्या बताया कि अगर फूड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो उस तरह के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, उस तरह के रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इफ़ द ब्रेक डाउन अकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी भी, जैसे हम किसी भी हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है या फिर जो भी
अदर मटेरियल से अगर उसका ब्रेक डाउन बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट के हो रहा है, यानी विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन के यूज के हो रहा है, तो उस तरह के जो रेस्पिरेशन होते हैं हमारे बॉडी में उसे कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए इसको हम इक्वेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ये क्या रिलीज़ करता है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यानी जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो वो देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसलिए तो जब हम सांस लेते हैं यानी इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है और फिर ये क्या रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ऐसा हम जानते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। लेकिन देखिए जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करता है, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में जब ऑक्सीजन पार्ट नहीं लेता है तब क्या होता है, तब अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होता है। यानी तब हमारे बॉडी से अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तब क्या रिलीज होगा, तब होगा अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी। जैसे देखिए आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया है कि एक ईस्ट है, ईस्ट क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे रेस्पायर anaerobically and during this process yield alcohol। ये जो ईस्ट है ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और ये जो है इसमें किस तरह का रेस्पिरेशन होता है, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जैसे ही इसमें ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन समझ रहे हैं आप, इसमें क्या होगा, इसमें इन द एब्सेंस ऑफ O2, यानी इसमें जब ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगा तो इसमें ऑक्सीजन पार्ट नहीं लेगा, यानी ये ऑक्सीजन नहीं लेता है और इस तरह के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ईस्ट में किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, तो जब भी ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल मिलता है। और दे आर देयरफॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर, और इसी ईस्ट से जो अल्कोहल मिलता है उसका यूज वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो वाइन या बियर बनाया जाता है वो किसके थ्रू बनते हैं, तो इस ईस्ट के थ्रू बनते हैं, क्योंकि ईस्ट में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो जिसके कारण ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। During heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, when the supply of oxygen to our muscle cells is insufficient, food breakdown is by anaerobic respiration। यानी जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हैं या साइकिलिंग करते हैं या फिर बहुत घंटों तक वॉकिंग करते रह जाते हैं या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में या हमारे जो मसल सेल्स है उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई होना रुक जाता है और वहाँ तक इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुँच पाते हैं, जिसके कारण जो हमारा वहाँ का फूड है उसमें क्या होता है, वो फूड ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं कर पाते हैं और उसके कारण उसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस होने लगते हैं। जैसा कि हमने जाना था कि जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ऐसा कभी कभी हमारे बॉडी में भी इस तरह के एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस होने लगते हैं। जब भी आप देखते होंगे कि आपके बॉडी में कभी भी क्रैम्प आने लगता है, यानी कहीं अचानक से झंझनाहट होने लगेगी या फिर कहीं देखिएगा मसल्स जो है एकदम शून्य जैसे हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, क्रैम्प आने लगता है। तो द क्रैम्प अकर्स व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनाएरोबिकली, यानी ये क्रैम्प कब आता है, जब हमारे मसल सेल्स में किस तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं। और द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, और ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होने लगता है हमारे बॉडी में, जैसा कि हमने जाना कि ये जो रेस्पिरेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और इसमें जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा हमारे बॉडी में
तो उसमें ग्लूकोज जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ग्लूकोज प्रोड्यूस करने लगेंगे लैक्टिक एसिड। देखिए इक्वेशन के थ्रू ही बताया है कि जब ग्लूकोज यानी हमारे बॉडी में इन मसल्स जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा हमारे बॉडी मसल्स में या हमारे बॉडी में ही, तो इन मसल्स जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है लैक्टिक एसिड रिलीज़ करती है और साथ ही एनर्जी भी रिलीज़ करती है। तो ऐसा कब होता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, ज़्यादा देर तक जो दौड़ते हैं, तो अचानक से हमारे मसल्स में क्रैम्प आने लगता है और जिसके कारण जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है, तो वो क्या रिलीज़ करने लगते हैं, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज़ करने लगते हैं। तो इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बताया है कि ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। आप समझते हैं ब्रीदिंग के बारे में, यानी सांस लेना, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग भी क्या है, एक रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट होता है। रेस्पिरेशन तो क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं और इनहेल करने के बाद जितने भी हमारे ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के एक एक सेल्स में जाते हैं। सब में सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये जो सारा प्रोसेस है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन के ही अंदर एक पार्ट होता है, उसे कहते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग समझते हैं हम कि क्या होता है। देखिए ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ब्रीदिंग मीन्स क्या होता है, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, यानी ब्रीदिंग मीन्स होता है ऑक्सीजन, जो हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन को इनहेल करना एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो भी ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और उसके बाद हमारे बॉडी से बाहर निकालते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उसकी हेल्प से हम जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो यही जो प्रोसेस है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। जो इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है, देखिए समझते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है। तो इनहेलेशन होता है टेकिंग इन एयर, यानी जो एयर को टेक करते हैं, अपनी बॉडी में जो एयर को लेते हैं, किस एयर को, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन गैस को हम लोग इनहेल करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इनहेलेशन, यानी ऑक्सीजन गैस को लेना, ग्रहण करना, उसे ही हम इनहेलेशन कहते हैं। और एक्सहेलेशन होता है बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सहेलेशन। तो आप समझ गए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। लेना जो होता है उसे हम इनहेलेशन और छोड़ना जो होता है उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। नेक्स्ट क्या बताया है कि ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। जो औसतन एवरेज जो होता है, एक एडल्ट ह्यूमन जो होते हैं वो जब रेस्ट करते रहते हैं, यानी उनका बॉडी जब रेस्ट में होता है, तो वो लगभग 15 से 18 बार 1 मिनट में उनमें ये ब्रीदिंग के प्रोसेस होती है। यानी 1 मिनट में अगर पूछा जाएगा कि 1 मिनट में एक एडल्ट ह्यूमन में ब्रीदिंग के प्रोसेस कितने बार होते हैं, तो 1 मिनट में किसी भी एडल्ट ह्यूमन में ब्रीदिंग का प्रोसेस 15 से 18 बार होता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 मिनट्स पर मिनट। While we exercise, not only do we breathe fast, but we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। कितना इंक्रीज़ हो जाता है, तो लगभग पर मिनट वो 25 टाइम्स बढ़ जाता है। जैसा कि हमने जाना था कि जब हम रेस्ट में होते हैं कोई भी एडल्ट ह्यूमन, तो उसके बॉडी में 15 से 18 बार 1 मिनट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन जब वो कोई हैवी एक्सरसाइज करने लगता है या फिर कोई हैवी वर्क करने लगता है तो उसके बॉडी में ये 25 टाइम्स इसमें इंक्रीज़ कर जाते हैं, यानी 25 बार ये बढ़ जाते हैं। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट वी ऑल्सो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ब्रीदिंग ही फास्ट नहीं हो जाता, और क्या होते हैं, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रेथ्स, और हम गहरी सांस भी लेने लगते हैं। आप देखते होंगे जब आप अचानक से दौड़ के कहीं से आते हैं या फिर उसके अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आप डीप ब्रेथ करने लगते हो, और उसके कारण क्या होता है,
हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन इनहेल करने लगते हैं। हाउ डू वी ब्रीद, यानी हम किस तरह सांस लेते हैं। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं। तो व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये एयर हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू पास करता है और ये कहाँ जाता है, हमारे नेजल कैविटी में जाता है। फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। ये जो नेजल कैविटी है वहाँ एयर को जाने के बाद वहाँ से फिर एयर जाता है हमारे लंग्स में। हमारे लंग्स में एयर किस थ्रू जाता है, हमारे विंड पाइप के थ्रू होते हुए ये एयर हमारे लंग्स में जाते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। ये जो लंग्स है वो हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाई रिब्स ऑन द साइड्स। ये जो चेस्ट कैविटी है हमारा वो हमारे रिब्स के साइड में प्रेजेंट होते हैं। अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। एक लार्ज मस्कुलर सीट होता है हमारे बॉडी में जिसे कहते हैं डायफ्राम। ये एक फ्लोर का काम करता है हमारी चेस्ट कैविटी के लिए। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, डायफ्राम में और हमारे रिब केज में मूवमेंट होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी इनहेलेशन के दरमियान क्या होता है, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो रिब्स क्या करता है, मूव अप करता है यानी ऊपर की ओर चला जाता है और जो हमारा डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर आ जाता है। This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs. The lungs get filled with air. ये जो movement होता है, कैसा मूवमेंट, जब हम इनहेलेशन करते हैं यानी जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो रिब्स होता है वो मूव कर जाता है आउटवर्ड्स यानी बाहर की ओर और जो डायफ्राम होते हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं। और इस तरह के मूवमेंट में हमारा जो चेस्ट कैविटी है उसमें वो इंक्रीज कर जाता है और जितने भी एयर्स होते हैं प्रेजेंट वो हमारे लंग्स में इजीली चले जाते हैं और इसी कारण हमारा जो लंग्स होता है वो एयर से फिल्ड हो जाता है। अब देखिए ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, यानी एक्सहेलेशन के समय क्या होता है, रिब्स मूव्स डाउन, यानी एक्सहेलेशन के समय हमारा जो रिब्स है वो नीचे की ओर चला जाता है, मूव्स डाउन हो जाते हैं। एंड इनवर्ड्स यानी नीचे की ओर चले जाते हैं। वाइल डायफ्राम मूव्स अप, और जो हमारा डायफ्राम होता है वो ऊपर की ओर मूव कर जाता है टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। जो उसका फॉर्मर पोजीशन होता है उस पोजीशन पे ये हमारा जो डायफ्राम है वो आ जाता है। किस टाइम, एक्सहेलेशन के टाइम में। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। ये क्या करता है, जब एक्सहेलेशन का टाइम होता है तो उस टाइम में हमारे जो एयर्स में, जैसे हमने देखा कि इनहेलेशन के टाइम में हमारे जो लंग्स होते हैं उस लंग्स में एयर जाकर फिल्ड अप हो जाता है, तो जब एक्सहेलेशन होता है तो उस टाइम में ये जो एयर होते हैं वो हमारे बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इसका जो साइज होता है हमारे चेस्ट कैविटी का वो रिड्यूस कर जाता है, यानी वो फिर अपने पहले वाले साइज में उसका साइज कम हो जाता है। एयर के कारण जो उसका साइज बढ़ गया था, तो एयर जब पास आउट हो जाता है हमारे बॉडी से, हमारे लंग्स से, तो उसका साइज, हमारे लंग्स का साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, और एयर जो है वो लंग्स से बाहर निकल जाता है। तो यही, इसको हम पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं। आप देखिए इस पिक्चर को और इसे समझिए कि किस तरह बताया गया है इसमें। अब देखिए क्या बताया गया स्मोकिंग के बारे में कि स्मोकिंग डैमेज लंग्स, स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। स्मोकिंग क्या होता है, जब भी आप देखते होंगे किसी को स्मोक करते हुए, सिगरेट पीते हुए, तो उससे ये क्या करता है, ये जो स्मोकिंग है वो हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है और स्मोकिंग के कारण लोगों में कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें ये जो स्मोकिंग है उसे अवॉइड करना चाहिए। आपने देखा होगा ये जो कोविड का टाइम था उस टाइम जितने भी स्मोकर लोग थे उनके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे और ज़्यादातर तो स्मोकर की डेथ भी हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनका लंग्स तो पहले से ही ये स्मोकिंग के कारण डैमेज हो चुका था और हम जानते थे कि कोविड में क्या हुआ था। कोविड में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो लोगों के पड़ रहे थे उनका लंग्स ही ज़्यादा डैमेज हो रहा था। तो द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, पॉलन, etc. व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द एयर प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी। ये जो हमारे चारों साइड में हमारे वेरियस टाइप्स के अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इस जैसे कि हमारा स्मोक, डस्ट, पॉलन, etc. जब हम इनहेल करते हैं तो ये सारे पार्टिकल्स जो हैं हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे
बॉडी में जाने के लिए, एंटर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो हमारे नेजल कैविटी में हेयर प्रेजेंट होता है वो इसे अंदर जाने से रोकता है। इस कारण समटाइम्स दिस पार्टिकल्स में गेट पास्ट द हेयर इन द नेजल कैविटी, दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नेजल कैविटी के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिस कारण दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। ये जो हमारी कैविटी में लाइनिंग होती है उसमें इरिटेशन पैदा करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीजिंग एक्सपेल्स these foreign particles from the inhaled air and a dust free clean air enters our body। तो जिसके कारण हमें छींक आता है और जो हमारे बॉडी में स्नीजी पार्टिकल्स चले जाते हैं वो छींक के कारण बाहर निकल जाते हैं और हमारे बॉडी में जो हमारे नॉस्ट्रल्स है उसके थ्रू क्लीन एयर इंटर कर पाते हैं। तो यही सारा ये प्रोसेस है। जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, ट्रैकिया है और जो हमारे नोज़ में छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसके यही सारे फंक्शंस होते हैं। देखिए इसमें ध्यान देने वाली कौन सी बातें बताई गई हैं कि व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो डैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाई अदर पर्सन। यानी जब भी आपको स्नीजिंग आती है, छींक आती है, तो आपको अपनी नोज़ को कवर कर लेना चाहिए, जिसके कारण जब भी आपके मुंह से कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो वो दूसरे जब इसे इनहेल करेंगे तो ये उनके बॉडी में एंटर नहीं करेगा। यानी या फिर अगर कोई दूसरे भी एक्सपेल करते हैं अपने फॉरेन पार्टिकल्स को तो वो भी आपके नोज के थ्रू आपके बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें कवर करके ही स्नीजिंग करनी चाहिए। Animals such as elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavities like the human beings। जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स में हमारे चेस्ट कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, उसी तरह एनिमल्स यानी कौन कौन से एनिमल्स जिनके नेम दिए गए हैं, कौन से हैं, एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नैक्स, इवन बर्ड्स में भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं उनके चेस्ट कैविटी में, जिसके थ्रू उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फ्रॉग्स कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। फ्रॉग्स में उनके स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस, उनमें ब्रीदिंग उनके स्किन के थ्रू भी होता है। देखिए जैसे हमने जाना था कि फ्रॉग्स में क्या होता है, लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं और फ्रॉग्स में तो फ्रॉग्स अपने लंग्स के थ्रू भी ब्रीदिंग करती है और अपने स्किन के थ्रू भी ब्रीदिंग करती है। विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। इसका जो स्किन होता है बहुत मॉइस्ट होता है और बहुत ही स्लिपरी होता है। इन अर्थवॉर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स थ्रू द मॉइस्ट स्किन। यानी अर्थवॉर्म में भी यानी केचुए में भी जो उनके गैसेज का एक्सचेंज होता है यानी उनमें जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है वो उसके स्किन के थ्रू होती है। इन कॉकरोच और अदर इंसेक्ट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू ट्रैकिया या फिर एयर ट्यूब। यानी कॉकरोच में जो उनका एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है वो, या फिर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होती है यानी उनमें जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है उनमें प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया, जिसे हम एयर ट्यूब कहते हैं, इसके थ्रू ही उनमें ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। इंसेक्ट्स हैव अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ हिज बॉडी। इंसेक्ट्स के बॉडी में एक छोटी सी ओपनिंग होती है यानी छोटी सी छिद्र होती है उसके बॉडी के साइड में। दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स। इस ओपनिंग को हम कहते हैं स्पाइरिकल्स। इसे स्पाइरिकल्स के थ्रू ही जो एयर है उसके बॉडी में इंटर करता है और फिर उसके बाद ये ट्रैकिया में चला जाता है और उस ट्रैकिया के थ्रू इनमें ये ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। इन फिशेज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। मछलियों में गैसों का आदान प्रदान उनके बॉडी में जो होता है यानी उनमें जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है यानी उनमें जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है मछलियों में वो होता है, उनमें गिल्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये सब ब्रीदिंग का प्रोसेस उनके बॉडी में हो पाता है। नेक्स्ट समझते हैं इन अ प्लांट द रूट्स टेक इन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। पौधों में क्या होता है, उनके रूट्स के थ्रू ही वो क्या करते हैं, एयर जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होता है उस एयर को अपने रूट्स के थ्रू ही टेक इन करते हैं यानी लेते हैं। लिप्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। लिप्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं, उस स्टोमाटा के थ्रू विच दे कैन एक्सचेंज गैसेस। उस स्टोमाटा के थ्रू ये भी गैस को एक्सचेंज करते हैं। और द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्लांट सेल्स इज सिमिलर टू डैट इन अदर लिविंग बींग्स। और जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं उनमें भी जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो भी सेम जितने भी अदर लिविंग और बींग्स होते हैं उनमें जिस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज करती है, उस तरह ही ये जो प्लांट्स है उसमें भी इसी तरह के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।